हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल दिरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो बेसिकली सी ए इंटर स्टूडेंट्स के लिए है। हमने सी ए इंटर स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप 1 अकाउंट्स में 3 चैप्टर्स अपडेट किए थे। फर्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, सेकेंड इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड थर्ड वन इज़ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इन तीनों ही चैप्टर की हमने पूरी स्टडी मटेरियल डील की थी। सारे के सारे न्यूमेरिकल्स जो स्टडी मैट में दिए हैं वो सब हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। एंड इन तीनों ही चैप्टर पे स्टूडेंट का जो रिस्पांस मिला वो बहुत अच्छा था। बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे लाइक्स मिले तीनों ही चैप्टर में। बहुत जल्दी हम अपनी पेन ड्राइव क्लास भी लॉन्च करेंगे सो दैट जिनको फुल कोर्स चाहिए रिलेटेड टू अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स ऑफ सीए इंटर वो क्लासेस अवेल कर पाए। अब अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में हमने कई सारे इलस्ट्रेशन कराए थे, बट इसका इलस्ट्रेशन 3 जिसका हमने आंसर भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया था, बट स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि हम ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दें। तो आज हम सिर्फ इलस्ट्रेशन 3 रिलेटेड टू अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। एंड इसकी जो आंसर कॉपी होगी उसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। साथ ही साथ हमने इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया है जहां आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे। ग्रुप की लिंक तो अलग दी ही हुई है, बट साथ ही साथ टेलीग्राम की लिंक दी हुई है जहां आप अपने सारे डाउट्स, अपनी सारी क्वेरीज मेरे साथ डायरेक्टली शेयर कर सकते हो। एक लास्ट अनाउंसमेंट करना चाहेंगे कि हम बहुत जल्दी अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जहां हम सीए इंटर का पेपर 1 एंड पेपर 5 डील करेंगे। पेपर 1 दैट इज अकाउंट्स एंड पेपर 5 दैट इज एडवांस अकाउंट्स। इन दोनों ही सब्जेक्ट की हम टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जहां हम चैप्टर वाइज भी टेस्ट लेंगे और साथ ही साथ ओवरऑल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा टेस्ट होगा। चैप्टर वाइज टेस्ट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही हमारा ओवरऑल एग्जाम पैटर्न पे भी 3 टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे। तो अगर आपको इस टेस्ट सीरीज की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम लिंक पे जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या व्हाट्सएप पे जिसकी लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहां आपको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना इलस्ट्रेशन 3। होपफुली इंस्टीट्यूट की मैट सारे स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल होगी। इंस्टीट्यूट की मैट का इलस्ट्रेशन 3 हम सॉल्व करवा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे और फिर चलेंगे अपने आंसर पे। ये इंस्टीट्यूट की अपडेटेड मॉड्यूल है जिसमें पेज नंबर 14.11 पे इलस्ट्रेशन 3 दिया है। पहले से इलस्ट्रेशन को रीड करते हैं। लिखा है A and B आर इन पार्टनरशिप हैविंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट देयर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अब देखो यहाँ पे हमारे पास उनके सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज मेंशन है जिसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। द पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू सैलरी, दे कॉन्ट्रीब्यूटेड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, interest is paid at the rate 6% on capital and charged at the rate 10% on drawings। मतलब सैलरी भी मिल रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी मिल रहा है एंड उन्होंने प्रोपोर्शनेट कैपिटल भी कंट्रीब्यूट किया है। व्हाट इज प्रोपोर्शनेट कैपिटल? दैट इज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आगे बता रहा है कि ड्राइंग्स कितनी कितनी थी ए एंड बी की, उसी के बेसिस पे आप क्या कैलकुलेट करोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आप देखो हमारे पास जो डेटा दिया हुआ था वो 31 मार्च 2011 लेट्स से लेकर के 31 मार्च 2012 तक का दिया है। आगे हमसे क्वेश्चन में कह रहा है ऑन 30 जून, मतलब जो हमारा स्टार्ट हो रहा है ये है 31 मार्च 2011 से 31 मार्च 2012। बीच में एक एंट्री हुई है 30 जून को। दे टुक सी एज 1/3 पार्टनर हु कॉन्ट्रीब्यूटेड 75,000। मतलब सी की एंट्री हुई है, पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1। अब सी इज इंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ 9 मंथ्स प्रॉफिट, बट ऑब्वियस उसको 9 मंथ्स का ही प्रॉफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि जून एंड में उसने एडमिशन लिया है तो नो डाउट 9 मंथ्स का उसको ये इस 9 मंथ्स का प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम्स 1:1:1। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक दैट इज 31 मार्च 2011 से लेके 30 जून 2011 तक हमारे पास 2 पार्टनर थे A एंड B जिनका रेशियो था 2:1 और बाद में 30 जून से लेकर के 31 मार्च 2012 तक A, B, C 3 पार्टनर हो गए और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1:1। A विथड्रू हिज प्रोपोर्शनेट शेयर, मतलब
ए ने अपना कुछ कैपिटल विड्रॉ किया, ये भी हम आगे देखेंगे। फर्नीचर को हम डिप्रिशिएट करें 10% पर एनम पे, न्यू परचेज हुई है 10,000 में बी डिप्रिशिएटेड फॉर 1/4 ऑफ अ ईयर। मतलब करंट ईयर में आपने ये जो 10,000 का फर्नीचर खरीदा है, इस पे आप डिप्रिसिएशन किस अकॉर्डिंग लगाओगे? सिर्फ 1/4 ऑफ अ ईयर, मतलब फुल ईयर का नहीं लगाना है आपको, 1/4 का लगाना है। आगे हमारे पास करंट अकाउंट भी दिया है। हमसे क्वेश्चन में बोला है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31/3/2012। अब सबसे पहले तो एक पॉइंट यहाँ पे समझेंगे कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट भी दिया है एज वेल एज करंट अकाउंट भी दिया है, इसका मतलब क्या है कि हमारा कैपिटल क्या होगा? फिक्स्ड कैपिटल होगा, एंड सारी चीज़ें जैसे सैलरी है, इंटरेस्ट है, ड्राइंग्स है, ये हम कहाँ एडजस्ट करेंगे? करंट अकाउंट में। ये तो कॉन्सेप्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम लोग क्लास 12 में पढ़ चुके हैं पार्टनरशिप में। अब देखो इस क्वेश्चन में ना बेसिकली करना कुछ नहीं था, सिंपली हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना सिखाया है। हमारा एक पैटर्न था जहाँ पे हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना सिखाया था, ओपनिंग क्लोजिंग, और ये बताया था कि वहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं सो दैट हमें ईयर एंड का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता चल सके, ये हमने बताया था। सेम पैटर्न पे हमने क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, ये भी उसी पैटर्न का पार्ट है, जहाँ पे हमारे पास देखो 31 मार्च 2011 एज वेल एज 31 मार्च 2012 का सारा असेट्स एंड लायबिलिटीज दिया है, और इसकी हेल्प से हम बहुत ही ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जो मेरे पास बैलेंस बचेगा या जो फिगर नहीं दी होगी उसको हम विद द हेल्प ऑफ वर्किंग नोट कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? क्वेश्चन में आपको बोला है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड करंट अकाउंट बनाने, अभी फिलहाल वो छोड़ दो, अभी सिर्फ फोकस करो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पे। तो देखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हमारे पास फर्नीचर दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग हम कैलकुलेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ वर्किंग नोट। एडवांसेस दिया है, क्रेडिटर्स दिया है, डेटर्स दिया है, इन्वेंट्री दिया है, लोन दिया है, कैश एट बैंक दिया है। तो ये तो सारे के सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज दिया है, बट कैपिटल नहीं दिया है, करंट अकाउंट नहीं दिया है, ये दोनों है ना। बट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको फिल कर लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में। अब हमारे पास यहाँ देखो फर्नीचर का क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है क्लोजिंग बैलेंस में, तो बहुत ही ईजिली आप फर्नीचर निकाल सकते हो, क्योंकि फर्नीचर ओपनिंग में कितना है 1,20,000, और लिखा हुआ है लास्ट में कि इस पे 10% डेप्रिसिएशन देंगे, जो लाइन हमने रीड भी की थी, और बोला जो 10,000 ऐड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर उस पे भी 10% डेप्रिसिएशन रहेगा, बट सिर्फ 1/4 ईयर का। तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? डेप्रिसिएशन, और ओवरऑल हम क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे। यहाँ देख लो ये लाइन मेंशन की हुई है कि डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट 10% पर एनम एंड न्यू परचेज हमने किया है 10,000 का। यहाँ तक होपफुली क्लियर होगा। तो पहले हम इसकी हेल्प से, सिर्फ और सिर्फ इसकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। देखो कैसे बनेगा। यहाँ देखो हमने ऑलरेडी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया हुआ है, जो कि एज ऑन 31/3/2011 एज वेल एज 31/3/2012 दिया है। देखो हमारे पास जो जो फिगर दी हुई थी, क्वेश्चन सब ओपन करके रखना। फर्नीचर का देखो ओपनिंग बैलेंस दिया था 1,20,000, तो ये लिख दिया। एडवांसेस का ओपनिंग दिया था 70,000, क्लोजिंग दिया था 50,000। डेटर्स दिया था 40,000, क्लोजिंग दिया था 45,000। इन्वेंट्रीज ओपनिंग 60,000, क्लोजिंग 74,750। कैश एट बैंक 50,000, 1,40,000 क्लोजिंग। तो ये सारी फिगर्स हम कहाँ से उठा रहे हैं? सब की सब क्वेश्चन में मेंशन की हुई है। साथ ही साथ देखो लोन और क्रेडिटर्स की फिगर बच गई, तो लोन 80,000 एंड क्लोजिंग में कुछ भी नहीं है, मतलब रीपे कर दिया होगा ड्यूरिंग द ईयर, एंड क्रेडिटर्स में 32,000 ओपनिंग बैलेंस एंड 30,000 इज क्लोजिंग बैलेंस। तो जितनी फिगर्स हमारे पास असेट्स एंड लायबिलिटीज की अवेलेबल थी हमने सारी डाल दी, और सब कुछ क्वेश्चन में दिया था एक्सेप्ट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर। तो देख लो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर हमने कैसे निकाला है। वर्किंग नोट 1 में हमने कैलकुलेशन किया है, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड बैलेंस ऑफ फर्नीचर एज ऑन 31/3/2012। देखो ओपनिंग बैलेंस मेरे पास 1,20,000 दिया था, और क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा था कि ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना खरीदा? 10,000। तो ओवरऑल हमारे पास कितना असेट हो गया? ये फर्नीचर हो गया 1,30,000। अब देखो डेप्रिसिएशन हमने बताया था कि पहले 1,20,000 पे पूरा 10% और 10,000 पे 10% लगाएंगे, बट 1/4 के हिसाब से। तो ये जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो डेप्रिसिएशन आएगा 12,250। 1,30,000 में से आप 12,250 माइनस कर दो, आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 1,17,750, और यही बैलेंस हमने यहाँ पे मेंशन किया है। तो इसमें तो सिंपली हमें क्या करना था? एडिशन ऐड कर देना था और डेप्रिसिएशन माइनस कर देना था। क्लियर? असेट में मेरे पास और कोई भी फिगर नहीं दी हुई है, और लायबिलिटीज में लोन और क्रेडिटर्स दिया है।
इसके अलावा हमने बताया कि क्वेश्चन में क्योंकि मेरे पास करंट अकाउंट दिया तो नो डाउट कैपिटल अकाउंट अलग होगा और करंट अकाउंट अलग होगा। अब इन दोनों की फिगर को हम फाइंड आउट करते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन में इन दोनों की फिगर गिवन होगी तब तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। वापस से सब क्वेश्चन पे आओ। देखो यहां ये लिखा हुआ था कि दे कॉन्ट्रीब्यूटेड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, मतलब ए और बी ने किस रेशियो में कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, 2:1 में। रीजन बीइंग इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:1। अब आगे देखो क्या लिखा है, कह रहा है कि ऑन 30th जून दे टुक सी एज 1/3 पार्टनर हु कंट्रीब्यूटेड 75,000। अब हमने पहले ही बताया कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में कैपिटल भी दिया हुआ है और करंट अकाउंट भी दिया हुआ है तो एज पर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू पार्टनरशिप जो हमने क्लास 12th में पढ़ा था वहाँ यही लिखा था कि अगर कैपिटल अकाउंट भी हो करंट अकाउंट भी हो, इसका मतलब हमारा कैपिटल क्या है बेटा, फिक्स्ड है। तो यहाँ देखो सी का शेयर कितना है, 1/3, और उसके लिए उसने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, 75,000। तो अगर हम टोटल कैपिटल कैलकुलेट करना चाहें तो रिवर्स कर दें तो टोटल कैपिटल फर्म का कितना आ जाएगा, 2,25,000। मतलब 2,25,000 रहा होगा तभी तो सी ने 1/3 कंट्रीब्यूट किया है। क्लियर। अब सी के आने के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया, 1:1:1। तो इसका मतलब 2,25,000 फर्स्ट 3 मंथ्स तक, दैट इज 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक, जब तक सी एडमिट नहीं हुआ था तब तक ये ए और बी के बीच में ए और बी ने कंट्रीब्यूट किया होगा 2:1 रेशियो में, और बाद में सी के एडमिशन के बाद इस 2,25,000 को ए बी सी ने कंट्रीब्यूट किया होगा 1:1:1 में। इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा था कि ए विड्रू हिज प्रोपोर्शनेट शेयर। अब क्योंकि ए यहाँ पे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है और नेक्स्ट 9 मंथ्स के लिए उसको सिर्फ एक हिस्सा कंट्रीब्यूट करना है, तो जो बैलेंस बचेगा वो क्या करेगा, वो विड्रॉ कर लेगा। क्लियर। तो इससे मेरे पास ओपनिंग कैपिटल भी आ गया और क्लोजिंग कैपिटल भी आ गया, जिसको हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में देखो कैसे लिखा है, वही चीज़ जो वहाँ हमने समझाई है। उसके लिए देखो हमने यहाँ पे एक वर्किंग नोट भी बनाया है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज ऑन 31/3/2012। अगर सी का कैपिटल 75,000 और सी का शेयर 1/3 है तो फर्म का टोटल कैपिटल कितना रहा होगा, 2,25,000। क्लियर। अब 2,25,000 को हमने बांटा 2:1 रेशियो में, कब, एज ऑन 31/3/2011। क्योंकि ये फिक्स कैपिटल है, ये ईयर टू ईयर बदलेगा नहीं। रीजन बीइंग करंट अकाउंट बना है तो करंट अकाउंट में ही सब कुछ एडजस्ट हो रहा होगा। एंड 31/3/2012 मतलब जब सी की एंट्री हो गई, 9 मंथ्स बीत गए, तो फिर ये कैपिटल कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1:1:1 में। 2011 31 मार्च 2011 तक सिर्फ कौन था, ए और बी, और यहाँ भी 3 महीने तक ए और बी थे और उसके बाद कौन आ गया, सी एंट्री किया। बट सी के आने के बाद शेयर कितना हो गया, 75,000, 75,000 एंड 75,000, क्योंकि ये लोग अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ हमने कैपिटल अकाउंट की फिगर भी फिल कर ली। अब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बचा है, करंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो बहुत ही ईजिली हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना पाएंगे। देखो स्टार्टिंग से लेकर के कहीं पे भी हमने करंट अकाउंट रीड नहीं किया था एक्सेप्ट दिस लाइन। यहाँ लिखा था कि करंट अकाउंट जो ओपनिंग में है 31/3/2011 को ए का क्रेडिट बैलेंस है और बी का डेबिट बैलेंस है। इसके अलावा हमारे पास करंट अकाउंट 31/3/2012 का कहीं भी मेंशन नहीं है। सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस फिल किया। देखो ए का क्रेडिट बैलेंस था ओपनिंग में और बी का डेबिट बैलेंस था 2,000। क्लियर। तो अब 31/3/2011 में हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। हमने सारे असेट्स और सारी लायबिलिटीज फिल कर दी हैं, तो ये साइड और ये साइड क्या आएगा, इक्वल आएगा। कोई बैलेंस आपको यहाँ नहीं मिलने वाला। क्यों, क्योंकि सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है और साथ ही साथ कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस दिया है। तो आप ये मैच करोगे, आपका ये मैच हो जाएगा। पर अब देखो अगर हम लोग क्लोजिंग भी देखें तो हमारे पास असेट की तो सारी फिगर्स दी हुई हैं, बैलेंस एंड लायबिलिटीज में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमने निकाल लिया, लोन दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिया हुआ है, बट करंट अकाउंट क्लोजिंग हमारे पास नहीं दिया हुआ था। तो बहुत ही सिंपली हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स डेबिट क्रेडिट मैच कर लें तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। तो अगर हम 4,27,500 में से ये 2,25,000 और 30,000 माइनस करें तो हमारे पास बैलेंस आएगा 1,72,500, जो बेसिकली किसको डिनोट कर रहा है, टोटल करंट अकाउंट को। बट अभी इसको किस में डिवाइड करना है बेटा, ए में, बी में और सी में। बाकी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में अब कुछ नहीं बचा। होपफुली ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम बनाएंगे क्या, करंट अकाउंट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, जो बेसिकली हमसे क्वेश्चन में डिमांड किया था। अगर क्वेश्चन में नहीं भी डिमांड किया होता
तो भी इस क्वेश्चन में आपको करंट अकाउंट बनाना पड़ता। क्यों? क्योंकि जब आप करंट अकाउंट बनाओगे तभी आप ए का, बी का और सी का अलग अलग करंट अकाउंट कैलकुलेट कर पाओगे। बस अब लास्ट पॉइंट है, यहाँ देखो हमसे क्वेश्चन में बोला था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो हमने बना दिया, सिर्फ करंट अकाउंट का बैलेंस हमारे पास है, टोटल बैलेंस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स हमें बनाना है। अगर करंट अकाउंट बनाना है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट तो फिक्स है, तो करंट अकाउंट हम सबको होपफुली बनाना आता होगा, जहां हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं करंट अकाउंट का, फिर हम उसमें ऐड कर देते हैं अगर सैलरी दी गई है पार्टनर्स को, फिर हम ऐड कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐड कर देते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट, माइनस करते हैं ड्राइंग्स, माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और हमारे पास जो बैलेंस आता है वो आता है क्लोजिंग बैलेंस। इसी तरीके से हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, और इस क्वेश्चन में हम बना रहे हैं करंट अकाउंट। तो क्या हमारे पास ओपनिंग बैलेंस गिवन है करंट अकाउंट का? हाँ गिवन है, ए का अलग, बी का अलग। क्या सैलरी गिवन है? हाँ, ऊपर क्वेश्चन में जब हमने रीड किया था तो गिवन था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है? हाँ गिवन है। ड्राइंग्स के अमाउंट गिवन है? हाँ गिवन है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट गिवन है? हाँ गिवन है। एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस का भी मेरे पास टोटल गिवन है, जो अभी हमने कैलकुलेट किया था 1,72,500। भले ये इंडिविजुअली हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है पार्टनर्स में, बट ओवरऑल तो हमारे पास है 1,72,500। तो मेरे पास जो फिगर मिसिंग है, कौन सी फिगर मिस है? प्रॉफिट की। तो क्या वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अगर बैक कैलकुलेशन करके चाहो तो बैक कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, या इस साइड का टोटल कर लो, इस साइड का टोटल कर लो, और जो बैलेंस बचेगा वो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। क्लियर? इसीलिए क्वेश्चन में हमसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट भी कैलकुलेट करने बोला है, क्योंकि देख लेते हैं फिर से एक बार। अब देखो इसकी तो ज़रूरत खत्म हो गई, ये तो हमने सब फिगर कहीं ना कहीं मेंशन कर ली है। हमारे पास सैलरी है, हर पार्टनर को 2,000 पर मंथ मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10%, ए और बी ने ड्राइंग की है वो भी अमाउंट दी हुई है। सी को 9 मंथ्स का प्रॉफिट मिलेगा, ये भी मेंशन किया हुआ है। एंड उसके अलावा ये सारे पॉइंट्स हमारे लिए अब इररेलेवेंट है, क्योंकि सबका हमने कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट कर लिया है। तो अब बहुत ही ईजिली हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना करके नेट प्रॉफिट को एज बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे, एंड फिर उसकी हेल्प से करंट अकाउंट बना लेंगे। क्लियर? उसके पहले एक बार देख लो, यहाँ वर्किंग नोट 3 हमने बनाया है, टोटल ऑफ करंट अकाउंट एज ऑन 31/3/2012, जो हमने बताया भी था कि टोटल एसेट से हम क्रेडिटर्स माइनस कर देंगे, कैपिटल अकाउंट माइनस कर देंगे, तो हमारा टोटल आ जाएगा करंट अकाउंट का बैलेंस। अब देखो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाया है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट की हर एक फिगर सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ वर्किंग नोट, और उसके बाद हम आएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट पे। ऊपर हमने 3 वर्किंग नोट बनाए थे। सबसे पहला फर्नीचर के लिए था, दूसरा कैपिटल के लिए था, तीसरा करंट अकाउंट के लिए था। अब देखो हमारे पास 4th वर्किंग नोट है सैलरी के लिए। अब ये लिखा था कि 31/3/2011 टू 31/3/2012, बट बताया था सी की एंट्री हुई है 30 जून को, मतलब 1/4/2011 से लेकर के 31/3/2012 तक हमारे पास कौन कौन सा पार्टनर है? ए एंड बी। और सी कब आ रहा है? सिर्फ 9 मंथ्स के लिए। तो देखो हमने यहाँ पे यही चीज़ लिखा है कि हर एक पार्टनर को 2,000 सैलरी मिलेगी, जो कि लिखा भी था, हमने रीड भी कर दिया। बट ए को 12 मंथ्स के लिए मिलेगी, बी को 12 मंथ्स के लिए मिलेगी, और सी को 9 मंथ्स के लिए मिलेगी। क्यों? क्योंकि सी ने ज्वाइन किया ऑन 30 जून। क्लियर? तो यहाँ देखो हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, अलग अलग सबकी सैलरी दी हुई है। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था @6%, बट यहाँ पे भी देखो हमने ये बताया था कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं, बट पहले 3 महीने के लिए, दैट इज 1/4 से लेकर के 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो कितना था? 2:1। एंड आफ्टर 30 जून ए बी सी, यहाँ पे तो क्योंकि सी था ही नहीं, सी की एंट्री हुई और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया? 1:1:1। तो अकॉर्डिंगली हमने कैपिटल भी कंट्रीब्यूट किया था। टोटल कैपिटल कितना था? 2,25,000। तो देखो ए के कैपिटल पे हमने लिखा है कि 1/4/2011 से लेकर 30 जून तक उसने जो कंट्रीब्यूट किया था 1,50,000 था, उस पर 6% 3 महीने का, और बाकी 9 मंथ्स के लिए 75,000 उसने कंट्रीब्यूट किया था, जिस पे हम 6% देंगे 9 मंथ्स का। क्लियर? तो ये जो टोटल करने पे वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5,625, मतलब ए को टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा कैपिटल पे? 5,625। अब बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बी ने तो पहले 3 महीने के लिए भी 75,000 कंट्रीब्यूट किया था, और बाद में भी। क्यों? क्योंकि पहले रेशियो था ए और बी में 2:1, और बाद में हो गया 1:1:1। तो बी का शेयर तो सेम ही है 1/3। तो 75,000 पे 6% पूरे साल का, इसका बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 4,500। और लास्ट देख लो सी का, सी
का सिर्फ और सिर्फ लास्ट 9 मंथ्स के लिए कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, उसका कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट किया था 75,000 पे 6%, 9/12 के हिसाब से। तो इस सी के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 3375। क्लियर? तो हमने यहाँ सारी चीज़ें वर्किंग नोट में मेंशन कर दी कि सैलरी वर्किंग नोट 4 में है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्किंग नोट 5 में है, जो कि हर एक इंडिविजुअल पार्टनर के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट की है। अब यहाँ देखो कैलकुलेशन ऑफ ड्रॉइंग्स हमने कैसे किया है। यहाँ देखो ये टेबल बना हुआ है ए और बी के लिए। ए ने जो टोटल ड्रॉइंग्स की है वो कितनी है 8,000 ड्यूरिंग द ईयर, और बी ने कितनी ड्रॉइंग्स की है 16,000। तो ये तो टोटल ड्रॉइंग्स आ गई, बट ड्रॉइंग्स पे जब हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक एग्जांपल बता दे रहे हैं, वैसे सबको पता ही होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखो क्योंकि हमने सेम अमाउंट नहीं ड्रॉ किया है, इसीलिए हम एवरेज ड्रॉइंग का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। इस 2000 पे 10% पे करना पड़ेगा। कितने महीने के लिए? 30 अप्रैल को अगर आपने विड्रॉ किया तो उसके बाद 11 मंथ्स बचा है, तो 11 मंथ्स के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। वैसे 4000 पे आप कितने मंथ्स का पे करोगे 9 मंथ्स का, एंड 2000 पे 3 मंथ्स का। क्लियर? वैसे हम बी का भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि देखो हमने वर्किंग नोट 6 में लिख दिया ड्रॉइंग्स, ए की 8000 और बी की 16,000 है, और उसके बाद हमने ए का और बी का ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर दिया। देखो यहाँ पे लिखा है कि 2000 पे 10% 11 मंथ से, क्यों? क्योंकि ये अप्रैल एंड में हमने विड्रॉ किया था। वैसे ही 4000 पे 10% जो हमने जून एंड पे विड्रॉ किया था, और 2000 पे 10% जो हमने दिसंबर एंड में विड्रॉ किया था। तो ओवरऑल ए की ड्रॉइंग्स पे उसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 533। वैसे ही बी की भी कैलकुलेट करेंगे तो 534 आएगा। क्लियर? तो देखो हमने जो बताया था कि हम क्या करते हैं, ओपनिंग करंट अकाउंट्स में ऐड करते हैं सैलरी, ऐड करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ऐड करते हैं प्रॉफिट का शेयर, और माइनस क्या क्या करते हैं ड्रॉइंग्स, माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो बेसिकली मेरे पास क्लोजिंग करंट अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा। क्लियर? तो मेरे पास क्लोजिंग करंट अकाउंट का बैलेंस दिया, ओपनिंग का दिया, सैलरी निकाल लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया, ड्रॉइंग निकाल लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल लिया, बैलेंसिंग फिगर विल बी प्रॉफिट। अब देखो वही चीज जो हमने बताई है वही हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में मेंशन की है। सबसे पहले हमने करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस लिया है, जो कि 1,72,500 निकाला था। ये बेसिकली वर्किंग नोट 3 से हमने कैलकुलेट किया था। फिर ड्रॉइंग्स जो कि हमने वर्किंग नोट 6 से कैलकुलेट किया, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो वर्किंग नोट 7 में हमने मेंशन किया है। तो ओवरऑल ये 3 चीज क्रेडिट की होती है एज पर करंट अकाउंट। तो उन तीनों को हमने क्या किया, टोटल कर दिया। हमारे पास टोटल आ रहा है 1,97,567, और जितनी भी डेबिट की चीजें थी उनको हमने साथ में ऐड कर दिया। ओपनिंग बैलेंस कितना है 3000। कैसे आया 3000? ए का था 5000 क्रेडिट और बी का था 2000 डेबिट, तो दोनों को माइनस करके बैलेंस कितना आ रहा है 3000। सैलरी हमने वर्किंग नोट 4 से कैलकुलेट किए 66,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्किंग नोट 5 से कैलकुलेट किया 13,500, जो इंडिविजुअली यहाँ मेंशन किया है। तो अगर हम करंट अकाउंट बनाते, तो जैसे करंट अकाउंट बनाते हैं उसके हिसाब से क्रेडिट का बैलेंस आ रहा है 197,567, और डेबिट का बैलेंस कितना आ रहा है 82,500। जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो बेटा मेरे पास बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट, जो कि आएगा 1,15,067। बेसिकली हमने यहाँ पे बैक कैलकुलेशन किया और कुछ भी नहीं। देख लेते हैं एक बार इसका फॉर्मूला भी देख लो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट हो सकता है, इसलिए हम बता रहे हैं कि ओपनिंग करंट अकाउंट का बैलेंस प्लस क्या करेंगे सैलरी, प्लस क्या करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्लस प्रॉफिट, माइनस ड्रॉइंग, माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये किसके बराबर आएगा, क्लोजिंग अकाउंट के, क्लोजिंग करंट अकाउंट के। तो हमने क्या किया, क्लोजिंग करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग ऐड कर दिया, और ओपनिंग करंट अकाउंट में सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर दिया। तो बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, प्रॉफिट होगा बट ऑफिस। क्लियर? तो देखो इसी तरीके से एग्जाम में भी सारे वर्किंग नोट का आपको रेफरेंस देना है, एंड हमने ये टोटल वैल्यू में से 82,500 माइनस किया, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना आ गया 1,15,067। क्लियर? अब ये पर पार्टनर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो अब आप इसको पर पार्टनर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, बहुत ही सिंपली कर सकते हैं। क्या इसको पूरा ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, नहीं, सी को तो प्रॉफिट सिर्फ 9 मंथ्स का मिलेगा, ए और बी को 12 मंथ्स का मिलेगा। यहाँ पे देखो हमने लास्ट वर्किंग नोट भी बनाया है, कैलकुलेशन ऑफ एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट। ऊपर हमने प्रॉफिट निकाला 1,15,067। अब इसको पहले आप 3 मंथ्स एंड 9 मंथ्स में डिस्ट्रीब्यूट करो, क्योंकि पहले 3 महीने सिर्फ ए और बी थे और बाकी 9 मंथ्स ए बी सी थे। तो देखो 1/4/2011 से 38 जून तक
दैट इज इसका 3/12 शेयर आ रहा है 28,767 एंड 9/12 आ रहा है 86,300। अब इसमें ए और बी का शेयर है किस रेशियो में, 2:1 में, और इसमें ए बी सी का रेशियो है 1:1:1 में, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो हमने यहाँ पे शेयर लिख दिया है ए बी सी का। ए और बी को पहले 3 मंथ्स का जो प्रॉफिट था उसमें भी हिस्सा दिया है और लास्ट का जो 9 मंथ्स का प्रॉफिट था उसमें भी हिस्सा दिया है, और सी को सिर्फ और सिर्फ लास्ट 9 मंथ्स के ही प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है, जो कि बेसिकली कितना था, 86,300। तो इंडिविजुअली अब देखो ए बी सी का शेयर भी आ गया। बस अब तो सिंपली हमारे पास कुछ नहीं बचा, हमें सीधे सीधे क्या करना है, करंट अकाउंट बनाना। तो देखो सीक्वेंस ये होगा कि सबसे पहले हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया जो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से था, देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाया, एंड एट लास्ट हम करंट अकाउंट बनाएंगे। और करंट अकाउंट बनाना बहुत ईजी है, रीजन बिंग ओपनिंग बैलेंस हमारे पास दिया है, हमने वही पुट किया। देखो ए का बैलेंस दिया था क्रेडिट 5,000, बी का दिया था डेबिट 2,000। देन सैलरी हमने वर्किंग नोट 4 से कैलकुलेट किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्किंग नोट 5 से कैलकुलेट किया है, शेयर ऑफ प्रॉफिट अभी हमने लास्ट जो वर्किंग नोट बनाया था उससे कैलकुलेट किया है, ड्राइंग्स वर्किंग नोट 6 में दिया है, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वर्किंग नोट 7 में दिया है। बस जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस सी डी। यही देखो बैलेंसिंग फिगर है, और जब इस बैलेंसिंग फिगर को आप लोग टोटल करोगे ना तो उतना ही बैलेंस आएगा जितना हमारा क्लोजिंग करंट अकाउंट का बैलेंस था। करके देख लेते हैं, 74,037 प्लस 48,321 प्लस 50,142, तो ये मेरे पास टोटल आ रहा है 1,72,500। और सबको याद होगा कि हमने वर्किंग नोट 3 में भी इतना ही करंट अकाउंट का बैलेंस निकाला था। तो इतनी मेहनत इस क्वेश्चन में जो हुई है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड करंट अकाउंट बनाने की, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुई है सो दैट हम अपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को कंप्लीट कर पाए। अब यहाँ देखो हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में वही फिगर्स लिखी है जो हमने करंट अकाउंट में मेंशन की थी। क्लियर? हमने क्या बोला कि इस क्वेश्चन में इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि करंट अकाउंट का हमारे पास तीनों पार्टनर्स का अलग अलग शेयर नहीं दिया था। टोटल दिया था 1,72,500, बट क्योंकि इंडिविजुअली नहीं दिया था तो सबसे पहले हमने प्रॉफिट फाइंड आउट किया, फिर विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट हमने करंट अकाउंट बना करके हर एक इंडिविजुअल पार्टनर का क्लोजिंग करंट बैलेंस कैलकुलेट कर लिया। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। बस इतना ही क्वेश्चन था। इतना ही ध्यान रखना कि सबसे पहले आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है, उसके बाद हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाया, एंड एट लास्ट हमने करंट अकाउंट बनाया। करंट अकाउंट बनाने का रीज़न था हमें इंडिविजुअल शेयर्स चाहिए था पार्टनर्स का, और बाकी सारे वर्किंग नोट्स हमने मेंशन किए ही हैं। अब इस आंसर की PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक अलग दी हुई है, एंड एक टेलीग्राम लिंक दी हुई है जहां आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपको इलस्ट्रेशन 3 अब क्लियर हो गया होगा। एक बार प्रैक्टिस करना, ये क्वेश्चन अब बहुत ही ईजिली आप एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, सिर्फ आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है 1-2 बार, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने जैसे बताया था कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है वही बनाया गया है, और बाकी जो कॉन्सेप्ट था रिलेटेड टू करंट अकाउंट वो आपके क्लास 12th का ही कॉन्सेप्ट था, उसमें कुछ हमने नया नहीं बताया है। सिर्फ वर्किंग नोट आप देख लेना एक बार कि वर्किंग नोट कौन सा कैसे बनेगा। अब इफ इन केस मान लो इस क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, इनफैक्ट इन तीनों चैप्टर से रिलेटेड आपको कहीं पे भी कोई डाउट या क्वेरी हो, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, तो आप हमें डायरेक्टली टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, हमसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो, हम श्योरली उसका आंसर आपको करेंगे। एग्जाम के पहले, दैट इज जून एग्जाम के पहले, इन तीनों ही चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं पास्ट ईयर में, रिविजन टेस्ट पेपर में, मॉक टेस्ट पेपर में, उनके भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे, जहां बेसिकली एक वीडियो होगा पास्ट ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड, एक वीडियो होगा रिविजन टेस्ट पेपर से रिलेटेड, और एक वीडियो होगा मॉक टेस्ट पेपर से रिलेटेड, सो दैट इन तीनों चैप्टर्स की प्रिपरेशन आप एकदम 100% करके एग्जाम के लिए जा पाओ। स्टार्टिंग में हमने ये जो अपने टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताया, अब उसको ज़रूर कंसिडर करना। रीज़न बिंग जब आप चैप्टर वाइज टेस्ट देते हो एंड ओवरऑल 3 टेस्ट आप दे दोगे तो आपकी प्रिपरेशन का क्या लेवल है, कहाँ आपके प्रेजेंटेशन में कमी है, वो सब हम आपसे डिस्कस कर पाएंगे इंडिविजुअली। साथ ही साथ ये टेस्ट सीरीज़ पेड है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे एंड टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो इस टेस्ट के जो क्वेश्चंस होंगे वो तो हम आपको सेंड कर देंगे PDF में, बट जो उसके आंसर्स होंगे हर एक क्वेश्चन हम उसका सॉल्व करवाएंगे, एंड उसका वीडियो आपको
ईमेल के थ्रू सेंड कर दिया जाएगा। दैट इज़ वो क्लासेस प्राइवेट रहेंगी, तो वो सिर्फ पेड स्टूडेंट ही अटेंड कर पाएंगे। बाकी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो वो आप डायरेक्टली हमसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे कर सकते हो। एंड ये टेस्ट सीरीज सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स के लिए याद रखना, एक पेपर 1 के लिए एंड पेपर 5 के लिए, दैट इज अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स। लास्टली हम इसको कंक्लूड करेंगे कि हमने कॉस्ट शीट पे भी एक क्लास अपलोड की थी जहां हमने पूरी कॉस्ट शीट पे डिस्कशन किया है, बट कॉस्ट शीट में अभी रिसेंटली एक अमेंडमेंट आया है फॉर जून 2021 अटेम्प्ट, तो उसकी क्लास में बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं। वो क्लास अब ज़रूर से कर लेना सो दैट आपकी कॉस्ट शीट के जो भी अमेंडमेंट पॉइंट्स हैं वो आप क्लियर कर पाओ। और किसी भी इलस्ट्रेशन की अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसका भी हम इसी तरीके से डिटेल आंसर एंड डिटेल क्लास अपलोड कर देंगे। एंड अभी तक हमने जितने भी वीडियोस अपलोड किए कहीं पे भी हमने लाइक कमेंट शेयर करने के लिए नहीं बोला है, बट आज की वीडियो में हमारा ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, कॉमेंट ज़रूर करिएगा वीडियो पर अपना जो भी एक्सपीरियंस है, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। रीज़न बीइंग ये इलस्ट्रेशन भी एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।